अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेबर कॉस्टिंग पे हमारी बात हो रही थी और कल हमने कुछ इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन देखा था, कोई मसला मसाइल कल के लेक्चर से। दूसरी बात, हमारी जो डिस्कशन ड्यू थी टेस्ट के रेफरेंस से, तो टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 दो टेस्ट हमारे हो के ग्रेड होके मिल चुके हैं। टेस्ट तो आगे भी असेसमेंट भी हमारी हो चुकी है, लेकिन टेस्ट आपको जो ग्रेड होके मिले हैं, एक आपका टेस्ट था पहले चैप्टर पे, दैट वाज ऑन कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर, इंट्रोडक्शन लेवल का चैप्टर था, और दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर था, उस पे आपका टेस्ट हो चुका। तो जनाब, हम पहले टेस्ट नंबर 1 से बात शुरू करें। टेस्ट नंबर 1 पे किसी बच्चे को कोई चैलेंज? टेस्ट नंबर 1 का रिजल्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट अवेलेबल है, मैं हाईलाइट तो कल ही कर चुका हूँ, अटेंडेंस लो होती है टेस्ट की। यू नीड टू इंश्योर कि हर बच्चा टेस्ट में बैठे, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं उनमें से तो मेरे ख्याल में 90% प्लस रिजल्ट है। कुछ बेचारे को 2-3 ही बदकिस्मत है जो फेल हुए हैं, वो भी पता नहीं क्यों हो गए। तो जी, कोई इशू पहले टेस्ट में किसी बच्चे के ज़हन में कोई ऐसा पार्ट जो अनरिजॉल्व हो है? कोई ऐसी बात पार्ट 1 टेस्ट 1 में कोई अनरिजॉल्व इशू कोई नहीं है जी, टेस्ट 1 में अनरिजॉल्व। तो फिर टेस्ट 2 जी बेटा, बतानी होती है, मतलब कहाँ बतानी होती है भाई? क्वेश्चन का रेफरेंस से बात कर रहे हैं, किस क्वेश्चन की बात करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में जी एंड में हम टेस्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। उसमें हमने डिफरेंट आइटम्स एंड 1 से लेकर 10 तक किस सीरीज की बात कर रहे हैं? थर्ड नंबर, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। जी जी बेटा, बाय डेफिनेशन बताना है आपने, फिक्स और वेरिएबल की पहचान आपने बतानी है बाय डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है फिक्स की? कि प्रोडक्शन यूनिट्स बदलने से, बढ़ने से या कम होने से जो कॉस्ट नहीं बदलती वो फिक्स्ड है, और यूनिट्स प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से जो कॉस्ट बदल जाती है वो वेरिएबल है। तो जैसे अब यहाँ पे आप किस कॉस्ट के रेफरेंस से बात करना चाह रहे हो बेटा? आइटम नंबर 1 से लेकर 10 तक है ना, किस आइटम को डिस्कस करना चाह रहे हो? क्वेश्चन पेपर सामने रखो अगर अपने तो। बेटा वो तो बिहेवियर पूछ रहा है, पर यूनिट तो पूछ ही नहीं रहा आपसे। वो कहाँ पूछ रहा है आपसे पर यूनिट कॉस्ट बताओ? कहाँ पूछ रहा है वेरिएबल बताओ? वो तो कह रहा है सिर्फ आपने टिक कर दो, रेलेवेंट बॉक्स टिक करना है आपने। आपने को वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट करके यहाँ देनी है, आपने तो रेलेवेंट बॉक्स को टिक करना है कि भाई यहाँ पे आपकी रेलेवेंट बॉक्स में बताना है बाय एलिमेंट मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सिर्फ इतना बताना है। कोई वैल्यू नहीं यहाँ कैलकुलेट करने को हमें कहा गया। हमें कहा गया बाय एलिमेंट क्या नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि भाई रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन बाय एलिमेंट दिस इज मटेरियल, बाय फंक्शन दिस इज प्रोडक्शन, बाय बिहेवियर दिस इज वेरिएबल, बाय नेचर दिस इज डायरेक्ट। ये लिखना है आपने यहाँ पे। तो इसमें बार यूनिट या टोटल वाली तो बात ही नहीं जो आप पूछ रहे हो मुझसे। सॉरी, पॉइंट नंबर 7 क्लीनिंग क्लॉथ, इसमें कहां पे इशू है भाई? बाय बिहेवियर फैक्ट्री है ना, सॉरी क्लीनिंग क्लॉथ, ये वेरिएबल है, जितना ज्यादा काम होगा
उतना मटेरियल क्लीनिंग क्लॉथ कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। क्लीनिंग क्लॉथ है जो फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, मशीनों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। जितना फर्श, जितनी मशीनें ज्यादा इस्तेमाल होंगी उतना ये कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा सफाई में। सो दिस इज डेफिनेटली वेरिएबल। 9 नंबर, बाय नेचर। बाय नेचर में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होती है, तो आप बताओ ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो ना भाई, इनडायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी इज इनडायरेक्ट, ये तो क्लास में एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जी किसी और आइटम पे कोई गाइडेंस चाहिए? एडवर्टीजमेंट, सीरियल नंबर बोलो। 4, एडवर्टीजमेंट बाय कहां पे? बाय। अब भाई ये तो प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, तो फिर पूछने की बात रहेगी। ओहो, आपने क्या किया? नॉन, आपने इसको क्या किया था? डैश नहीं होता भाई, डैश क्या होता है? उसने बाय नेचर बताओ क्या है, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? बाय नेचर वो तो यहां बता दिया नॉन प्रोडक्शन है, यहां बताओ क्या है? लिखा था तो डैश लगा दिया तूने। बाय फंक्शन में हम बात करें यहाँ पे, तो ये एडवर्टाइजिंग बाय फंक्शन में दिस इज नॉन प्रोडक्शन, ये एडवर्टाइजिंग फंक्शन। आपने क्या लिखा था? यहाँ पे फंक्शन में आपका एडवर्टाइजिंग फंक्शन है ना, ये मार्केटिंग फंक्शन है ना ये, तो आपने फंक्शन बताना किस फंक्शन की कॉस्ट है। एडवर्टाइजिंग इज बाय फंक्शन इज एडवर्टाइजिंग। नॉन प्रोडक्शन है, बट नॉन प्रोडक्शन के आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ नॉन फंक्शन कर दिया, पार्शियली आप कह सकते हो कि आपने उसको ठीक जवाब दिया, बट नॉन प्रोडक्शन की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। तो यू आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज का आप देखें फंक्शन के बारे में हिंट दिया गया था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये प्रोडक्शन है, कहीं ये सेलिंग है, ठीक है। आपको फंक्शन का हिंट दिया गया था। अगर फंक्शन का हिंट ना दिया जाए, सिर्फ नॉन प्रोडक्शन बता दें नॉन प्रोडक्शन है, तो फिर आप नॉन प्रोडक्शन लिखो। जब फंक्शन का हिंट दिया गया तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव फंक्शन, सेल्स, एडमिन, सेलिंग, इस तरह बताना जरूरी था। प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ही जाना था कि नॉन प्रोडक्शन की कैटेगरीज थी आगे आपको बतानी थी। नॉन प्रोडक्शन पे लिख दिया तो नंबर मिल गए हैं, इनको मिल गए भाई, आपको नहीं मिले। आपसे फिर आपके साथ वो कल पैर वाला आलू होगा, आउट दे देता तो मैच जीत जाता पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल जी किसी और पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? जी बेटा, क्लीनिंग क्लोथ बाय बिहेवियर इज वेरिएबल। क्लीनिंग क्लोथ बेटा आप चीज जहन में ले आया करो, क्या है? कपड़ा, फर्श की सफाई, मशीन की सफाई के लिए। तो जितनी ज्यादा मशीन यूज होगी उतनी ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा सफाई होगी, क्लोथ तो कंज्यूमेबल होता है ना, इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है, फेंकना पड़ जाता है आपको। तो जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा दफा सफाई करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा दफा सफाई करनी पड़ेगी कपड़ा इस्तेमाल होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। दिस इज वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। क्योंकि फिक्स का जहन में ले आओ, फिक्स का मतलब क्या? प्रोडक्शन जितनी मर्जी करो खर्चा नहीं बदलेगा। तो क्या क्लीनिंग क्लॉथ पूरा साल एक ही कपड़ा इस्तेमाल होगा? हाँ, पूरा साल कपड़ा इस्तेमाल नहीं होगा अगर आप प्रोडक्शन ना करो। प्रोडक्शन शुरू कर दी तो कपड़े का इस्तेमाल शुरू हो गया, प्रोडक्शन से ताल्लुक बन गया ना इसका। प्रोडक्शन बंद है तो कपड़ा, क्लीनिंग क्लॉथ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मशीनें साफ नहीं करनी पड़ी। प्रोडक्शन शुरू हो गई तो कपड़े का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो एग्जाम्पल ऐसे ज़हन में बना लिया करो कि भाई उससे देख लो वेरिएबल है कि फिक्स है। जी किसी और बच्चे के पास कोई और सवाल? जी टेस्ट 1 में क्वेश्चन 1, टेस्ट 1 का क्वेश्चन 2 हाइलो था, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी अब आ जाएं टेस्ट 2 के ऊपर। जी बेटा कौन सी कॉस्ट इसमें? अच्छा जी इसमें आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें कहां से निकलती है देखना पड़ेगा मुझे जरा। व्हेन द आउटपुट, यहाँ पे पेन चलता नहीं है मेरा। अच्छा जी, व्हेन द आउटपुट इज ओवर 950 द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हैज इंक्रीज्ड। 950 से ऊपर जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है। हाई लो में पहले तो आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, हाईएस्ट मतलब 1000 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है। इसका मतलब आपको 700-900 पे लेके चलना है।
700 और 900 को लेके आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। 700 900 को लेके वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकलेगी 60,000 माइनस 50,000 ओवर 900 माइनस 700। क्या ही वेरिएबल कॉस्ट 10,000 ओवर 200 इज इक्वल टू 50। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पे इस रेंज की। आपसे मांगा क्या क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1250 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, 1250 की फिक्स कॉस्ट लेनी है। तो क्या 1250 यूनिट बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट ये रहेगी, उसमें आ जाएगा इजाफा 115। इसका 115% ले लो, ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी जी? 50.5। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, आगे आप मल्टीप्लाई कर लो, टोटल बन जाएगी जी। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, टेस्ट नंबर 1 के बाद बारी टेस्ट नंबर 2 की, और रिजल्ट भी देखें टेस्ट नंबर 2 का। तो टेस्ट नंबर 2 का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ा गया। हम इसमें हमारे पास अगर ये सेक्शन मैं ठीक पढ़ रहा हूँ तो ये है जी सेक्शन 1 के लिहाज से अफगान, यहाँ से पता लग जाएगा अफगान दरख्वास्ती, ये कौन है? दरख्वास्ती, ये का नाम लिखा हुआ, लिखने में गलती होगी या रखने में गलती होगी? अफान है कोई? अफान यहाँ पे आया नहीं आज, तो उसका नाम वाकई अफान दरख्वास्ती है। दरख्वास्त से दरख्वास्ती होता है ना, मतलब अच्छा चल, अच्छा चले। दरख्वास्ती साहब ने माशाल्लाह सबसे ज्यादा नंबर 100% फुल मार्क्स इन्हीं कहीं है, तो वो आज एब्सेंट है। तो इसका रिजल्ट इतना मजेदार है नहीं। बहरहाल इसका मतलब इसमें कुछ चैलेंजेस रहे बच्चों को। तो क्या चैलेंजेस रहे जनाब, इसमें क्या मसला था? हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 2, जी टेस्ट नंबर 2 यही था, टेस्ट नंबर 2। इसमें क्या इशू था जी? जी भाई क्या मसला है? सोल्यूशन भी आपके पास आ चुका है टेस्ट नंबर 2 में, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी मजे की नहीं है। तो फिर भी बताइए, इसमें क्वेश्चन जो हमारा था, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या चैलेंज रहा इसमें जी? किस किस्म की कैलकुलेशन पे आपको कोई हेल्प गाइडेंस चाहिए, पूछिए। ये क्वेश्चन आपके पास है और इसका सोल्यूशन भी मैंने कोशिश की आपके सामने ही ले आऊं ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। ये सोल्यूशन भी आपके सामने आ गया। तो किस कैलकुलेशन पे आपको दिक्कत हुई? एनआरवी। किस प्रोडक्ट की एनआरवी? सब की एनआरवी में, बीटा की एनआरवी में दिक्कत हुई। तो बीटा की एनआरवी कहाँ पे आ रही है जी? कौन सी कैलकुलेशन है बीटा की एनआरवी की? कौन सी वर्किंग की बात कर रहे हैं जी हम? ये डैमेज स्टॉक, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये 46.8 इज एनआरवी। ये है एनआरवी की कैलकुलेशन। बीटा की एनआरवी की कहानी है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बीटा इज 70। ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बीटा इज 70 एंड competition of that product is very high in the market. A substitute of, हम यहां से ही पढ़ते हैं भाई पहले, a substitute product has been introduced by a competitor. Due to this reason, the price of beta has reduced by 15% from the current price. 70% units in the closing stock are good, can be sold at normal price. 25% units are damaged, can be sold at 70% of the normal price after incurring 10% of the selling price.
after reduction in the selling price. Remaining units are obsolete, can be sold at 50. Cost per unit of the beta is 70 per unit and the profit policy is 24%. अच्छा जी, हमारे पास इसमें जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हमारी प्राइस है, कॉस्ट पर यूनिट इज 70 एंड मार्जिन इज 24. यहाँ से आप ले सकते हो इसकी प्राइस 70 ओवर 76%. प्राइस निकलेगी यहाँ से, क्या दिया प्राइस 92 आपकी प्राइस आई करंट. लेकिन कंपटीशन की वजह से इस पर 15% कमी करनी पड़ेगी. इसका मतलब अब आपकी नई प्राइस चली जाएगी 75%. कितनी बनी 85, सॉरी जी 85%. 15% कमी करनी है 85%. कितनी प्राइस बन गई जी 78. ये है आपकी अब नई प्राइस. अब आप ये एनआरवी आपको बताया गया, एनआरवी हमेशा फ्यूचर के रेफरेंस से ली जाती है. माजी में क्या प्राइस रही, एनआरवी की कैलकुलेशन में ये रेलेवेंट नहीं है. फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, एनआरवी उस पर बेस करती है. तो फ्यूचर में आपकी प्राइस होने वाली है 78. अब बात कीजिए, वो कह रहे जी 78 की कहानी, damaged unit can be sold at 70% of the normal price after incurring 10% of the cost of the selling price after reduction. तो जनाब एनआरवी आपकी बनेगी, ये यूनिट्स बिकेंगे 70% पे, लेकिन ये 70% पे बिकेंगे जब इन पे आप फर्दर खर्चा कर दोगे 10% ऑफ द प्राइस का. तो ये है जी एनआरवी की कैलकुलेशन जो कि आपको आंसर में दी गई है यहाँ पे. अब उसकी वर्किंग शायद इस डिटेल में नहीं बताएगी, सॉरी वो तो करंट है ना. ना बेटा, वो चीज तो अंडरस्टूड है कि एनआरवी फ्यूचर की प्राइस पे होती है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना. एनआरवी के लिए हमेशा फ्यूचर की प्राइस ली जाती है. तो 92 तो हिस्ट्री है, उसको छोड़ दो. एनआरवी में फ्यूचर की प्राइस ली जाती है, वो बनती है 78. अब उसके बाद अब आ जाती है मिंट, उसकी रेक्टिफिकेशन पे खर्चा कितना आना है. उस पर क्वेश्चन हो सकता है खर्चा पिछली प्राइस का परसेंटेज है, नई प्राइस का परसेंटेज है. वो उसने क्लियर कर दिया कि खर्चा नई प्राइस का परसेंटेज है, खर्चा भी नई प्राइस का ही परसेंटेज है. तो यही वैल्यू की कैलकुलेशन जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी वो ये है जी. ठीक है जी, ये आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस बिल्कुल इसी डिटेल में यहाँ पे गिवन है. ये आपकी रिवाइज सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस का 70% और उसमें से सेलिंग प्राइस का 10% खर्चा. जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? और यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर वही है भाई, इस एनआरवी की कैलकुलेशन के पूरे सवाल में नंबर 1 या 2 नहीं समझ आ रही थी तो ज़ूम करके 80, 50, 60, 70 लेके सवाल कर देते, जो कि आई होप कि आपको करना. अगर आपको समझ नहीं आई तो इस पे आपको 20 मिनट नहीं ज़ाया करने थे. आपको समझ नहीं आ रही कैसे एनआरवी कैलकुलेट होनी है, कॉम्प्लिकेशन है, प्राइस नई प्राइस पुरानी प्राइस समझ नहीं आ रही, तो आपको कॉस्ट निकालनी आ गई. आपको कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का असूल पता है, तो भाई उस असूल के तहत आप अज्यूम कर लो ये एनआरवी इसकी 70 है, इसकी एनआरवी 50 है, इसकी एनआरवी 60 है, कुछ भी अज्यूम करो, साल को पूरा करो, ताकि सिर्फ कॉस्ट और एनआरवी की कैलकुलेशन के आपके 1-2 नंबर जो होते हैं वो कटते, सब बाकी नंबर आपको पूरे मिलते जाते हैं. और टेस्ट में ये चीज बेटा आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है इस आदत को, कि पेपर को पूरा करने की कोशिश करो. परफेक्ट हो रहा है ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं हो पा रहा तो असूल जो उसने पूछे वो असूल तो उसको अप्लाई करके देखे आओ कि भाई मकसद तो ये था ना, यहाँ पे वो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी चेक करना चाह रहा है कि आपको कॉस्ट वर्सेस एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यूएशन आती है. अब एनआरवी की कैलकुलेशन इज अलग कॉन्सेप्ट कि एनआरवी की कैलकुलेशन भी आती है कि नहीं आती. तो आप कहो जी मुझे कैलकुलेशन नहीं आती लेकिन असूल का पता, कैलकुलेशन के 2 नंबर काट लो, असूल के 2 नंबर मुझे दो, ना कि हम दोनों के 4 नंबर छोड़ के आ जाए, हम वैल्यूएशन करें ना आइटम बी की. ठीक है, तो इसको हैबिट बनाइए, क्वेश्चन को कंप्लीट करना इज मोर इंपॉर्टेंट. परफेक्ट हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा कंप्लीट करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन सही करने की कोशिश में वहां पे खड़े खड़े मर जाना कि जी तरसते रहना कि सही कर दूं किस तरह मैं. दैट वोंट हेल्प, क्योंकि परफेक्ट आपसे अगर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं होगा. तो भाई परफेक्ट नहीं आता, 15 में से 15 नहीं ले सकते तो 12 ले लो, 11 ले लो, 10 ले लो, जो ले सकते हो वो तो लो, ना कि इस जिद में के 15 ही लेने हैं, हम फेल होके उठ के आ जाए वहां से 2 या 3 नंबर लेके उठ के आ जाए. और मैंने जैसे रिपीटेडली आपको कहा है कि एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा आसानी से पासिंग मार्क्स लेता है.
अगर वो सिर्फ इस नीयत से बैठे कि मैंने सवाल पूरा करना है, परफेक्ट करने की लालच नहीं करना, हम ठीक है, हमारी तैयारी यही है, इस लिहाज से हम तैयारी करते आ रहे हैं कि हम सवाल परफेक्ट करेंगे, लेकिन ये तैयारी की हद तक हमारी सोच है। एग्जामिनेशन जब मैदान जंग में पहुंच जाते हैं ना, फिर जो हालात होते हैं उसके हिसाब से लड़ते हैं। अब हालात है परफेक्ट लेने वाले तो लो, सवाल सारा आता है तो करो, नहीं आता तो भाई गम नहीं लगाना कि मैं पूरे की तैयारी करके आया था, ये भी लोगों को गम लग जाता है, तो मैं तो पूरे की तैयारी करके आया था, तो मुझसे पूरा क्यों नहीं हो रहा, इसी परेशानी में सवाल ही छोड़ाते हैं कि पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं हो रहा। और भाई नहीं हो रहा तो पास होना सीखो। एग्जाम में 100 में से 50 नंबर क्यों दिए गए हैं पास होने के लिए? इसीलिए कि ICAP एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि भाई ऐसा होगा, आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे वहां पे जितनी मर्जी तैयारी करके जाओ, ठीक है? तो आप भी इस चीज को मान लो, जब ICAP एग्जामिनर ने ये बात मान ली तो आप भी मान लो और उसके मुताबिक एक्ट करो। एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी परफेक्ट की करो, लेकिन वहां पर जैसे हालात है उसके मुताबिक चलो, पूरा करना। एग्जामिनेशन हॉल में तब पहुंच गए हैं तो पेपर पूरा करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्ट के लालच में फेल हो जाना। जी, और ये इस टेस्ट में क्या इशू था, क्या चैलेंज था? टेस्ट नंबर 2 में एनी अदर चैलेंज, क्योंकि इसके रिजल्ट को हम देखते हैं। टेस्ट नंबर 2 में जैसे मैं बता रहा था तो तकरीबन हमारा कोई अफजान बेटा जो पास परसेंटेज निकालते हो ना, वो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट से निकाला करो, आप टोटल स्ट्रेंथ से निकाल देते हो। जो बच्चे अपीयर हुए, जो एब्सेंट हैं, उनको उस कैलकुलेशन में शामिल ना किया करो। तो यहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि समवेयर को 60% के करीब बच्चे इस टेस्ट में भी पास है, मतलब ज्यादा हो सकते थे क्योंकि एक एक चैप्टर वाइज चल रहे हो। और जब मैं कहता हूँ पास होना, तो पास होने का मतलब तो भाई आसान होना चाहिए आपके लिए, कोशिश होनी चाहिए आपकी एग्जाम में कि पास होना है। जी डन जी, पास पेपर क्वेश्चन से हम टेस्ट की डिस्कशन से डन। तो फिर हम आगे मूव करते हैं जी। अब लेबर कॉस्टिंग पे दोबारा, लेबर कॉस्टिंग पे कल मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी प्लान में थोड़ा चेंज चाह रहा था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको होम असाइनमेंट में देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन 3 भी आसान है। चलिए हम काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए डिस्कस कर लेता हूं असाइनमेंट के अंदाज में। मेनली बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं आपसे चाह रहा हूं करूं, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे देखा तो मुझे एरर नजर आई, मुझे लगा मैं उस क्वेश्चन एरर को ठीक भी करवा दूं और क्लास में डिस्कस भी कर लूंगा। क्वेश्चन अच्छा है वो। क्वेश्चन 4 और 5 में कुछ सिमिलर स्किल इस्तेमाल हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्लान में था, वो ठीक सवाल था। क्वेश्चन 4 में वैसे रिव्यू कर रहा था, उसमें कुछ एरर नजर आई, तो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस दैट इन द क्लास एज वेल। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि बड़ा आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी होम असाइनमेंट में गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पार्ट ए पहले देखते हैं जी। 8 नंबर का पार्ट ए है। स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। रिक्वायरमेंट: using the information given above, calculate the total wages earned by each employee. Total wages earned by each employee. The following information relates to a week's work for 3 employees. ABC 3 employees हैं, उनकी डिटेल है एक वीक की। आउटपुट कितने यूनिट्स बनाए, टाइम अलाउड पर यूनिट, ये टाइम अलाउड पर यूनिट है, इसको जरा समझ के चलना। टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है ये, ठीक है जी। बेसिक आवरली वेज रेट, आवर्स वर्कड एज डायरेक्ट लेबर, आवर्स वर्कड एज इनडायरेक्ट लेबर। जो सी एम्प्लॉय है उसने एज हेल्पर भी कहीं काम किया किसी डिपार्टमेंट में। द नॉर्मल वर्किंग वीक इज 42 आवर्स। फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स overtime is paid at 50% above the normal rate. Any further overtime is paid at the double the normal rate, मतलब 100% प्रीमियम मिलता है। Bonus is paid at 3/5 of the normal rate for the hours saved. Hours saved पे बोनस मिलेगा, बट किस रेट पे मिलेगा? 3/5 of the normal rate पे। Required using the information given above, calculate the total wages earned by each employee. हर एम्प्लॉय की वेजेस हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें वेजेस को देखना पड़ेगा 2-3 अंदाज से। पहले हमें नॉर्मल वेजेस और ओवरटाइम का हिसाब करना है एक, कि अभी वर्कर को नॉर्मल वेजेस कितनी मिलनी है, ओवरटाइम कितना मिलना है। उसके बाद फिर टाइम सेव्ड से बोनस निकालना है उसका।
ठीक है, हमें इस अंदाज में इसको लेकर चलना है। तो ज़रा हम थोड़ा सा ABC 3 वर्कर्स की प्लानिंग हम अगर शुरू करें कि हमें कैसे चलना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर है जी ये 3 और इसका पार्ट A, B एंड C। मैं पहले ले लेता हूं टोटल आवर्स वर्कड, ठीक है जी। इसमें से मैं लेस कर देता हूं नॉर्मल आवर्स, तो मुझे मिल जाएंगे ओवरटाइम आवर्स, ओवरटाइम आवर्स। एंड देन मैं यहां से रेम्यूनरेशन बना लूंगा नॉर्मल आवर्स का और ओवरटाइम आवर्स का अलग-अलग। तो टोटल आवर्स वर्कड कितने हैं जी? 48, 54 एंड 42। नॉर्मल आवर्स 42, 42 एंड 42। ओवरटाइम 6, 12, 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वेजेस कैलकुलेट करते हैं। पहले वेजेस हम पहले लेते हैं नॉर्मल आवर्स की, और फिर हम लाते हैं ओवरटाइम आवर्स की। नॉर्मल आवर्स की वेजेस आपकी मैं यहीं पे अगर वर्किंग भी इधर ही बना दूं, ये ओवरटाइम आवर्स आ जाएंगे यहाँ पे। इफ दिस इज वैल्यू, ये जो वैल्यूज है मेरी नॉर्मल आवर्स, ये मेरी ए है, बल्कि मैं इसको कहता हूँ ये मैं ए लेता हूँ, ये मैं बी लेता हूँ, ये मैं सी लेता हूँ, विच इज ए माइनस बी। ठीक है जी। तो नॉर्मल आवर्स की वेजेस ए में मेरे आवर्स हैं मल्टीप्लाइड विद, तो ए नहीं बी में मेरे आवर्स हैं मल्टीप्लाइड विद, हर बंदे का रेट फर्क है, 80 दूसरे का 100 तीसरे का 70। लीजिए जी, बी को 80 से मल्टीप्लाई करें, 33 60 4200 2000 2940। ये जी बेसिक वेजेस आ गए। ओवरटाइम इसका तो 0 है, इसका ओवरटाइम तो 0 है। इसके 6 घंटे हैं। हमें कहा गया है कि पहले 6 घंटे का प्रीमियम होता है 50%। इसका मतलब इस केस में मैं अगर अलग-अलग वर्किंग मैच करूं तो शायद बेहतर रहेगा। मुझे ए का ओवरटाइम लेना है, तो इसके 6 घंटे टोटल है और ये पे होगा 80 पे नहीं, 50% प्रीमियम के साथ। तो जनाब ए का ओवरटाइम की वेजेस कितनी बनी? 720। ये बन गई इसकी 720। और बी की कहानी, बी का ओवरटाइम कितना है? 12। पहले 6 का प्रीमियम 50% है और बाकी 6 का डबल। तो बी की कहानी में पहले 6 रेट है इसका, बी का कितना जी? 100, ये इंटू 1.5, और जो बाकी 6 बचे ये 100 इंटू 2। तो बी में इसका ओवरटाइम और इसका दोनों का सम करके 3000, दिस प्लस दिस 3000। लीजिए जी, ये 3000 हो गया। अब हमने नॉर्मल आवर्स भी ले लिए, हमने ओवरटाइम आवर्स भी ले लिए, वेजेस हमारी आ गई। अब क्या रह गया है? इंसेंटिव की कैलकुलेशन। अब हमें इंसेंटिव की कैलकुलेशन करनी है जो कि टाइम सेव्ड के ऊपर पे होना है। तो हम यहाँ पे इंसेंटिव की हेडिंग लगाते हैं। जी बेटा एक आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसमें इसको ऐड कर देना है। 2100 आ रहा है तो 2100 कर देते। मैंने कौन से पैसे पे कर दिए थे अभी भाई, आप परेशान हो गए, अभी मैंने तनख्वाह दी नहीं थी। लीजिए जी, कैलकुलेट ठीक करें ताकि नुकसान ना हो आपके इदारे का। 2100 रुपये ठीक है, चलें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इंसेंटिव पे, और इंसेंटिव को हम हैंडल करते हैं वर्किंग 1 से। आवर्स सेव्ड, आवर्स सेव्ड निकालने हमने हर वर्कर के लिए। वर्कर हैं जी ए, बी और सी। आवर्स सेव्ड
कैसे निकलते हैं? Hours saved, standard hours for actual production less actual hours, यहां से मिला hours saved, और hours saved को हमने मल्टीप्लाई करना है रेट से 3/5 लेकर, हमारा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर ये वैल्यू D है, ये E है, तो F होगा D माइनस E, और इंसेंटिव हमारा होगा आवर्स सेव्ड F इंटू रेट इंटू 3/5। ये बोला उसने। एक इंसेंटिव ऐसे निकलने हैं, हम पहले आवर्स सेव्ड सब पे निकाल लेते हैं, बाकियों का भी रेट ऐड कर देंगे इसका। तो पहले एक्चुअल आवर्स सबके फीड कर दीजिए। कितने हैं जी? 48, कितने? 54, कितने? 30 इज राइट, क्योंकि आवर्स सेव तो प्रोडक्शन वर्कर के होते हैं। जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है पावर सेव तो वो करेगा, तो इसके 12 आवर्स तो इनडायरेक्ट के हैं, तो इनडायरेक्ट में तो प्रोडक्शन हुई नहीं, आवर सेव कहां से आया? ठीक है, तो आवर सेव्ड प्रोडक्शन वर्कर के होते हैं। हम इसमें सिर्फ प्रोडक्शन का टाइम 30 ये लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे आएंगे यहां पे? जैसे सिर्फ ए को फोकस करो, ए ने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की? 160, तो 160 यूनिट्स के लिए उसको स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड थे? 0.5 पर यूनिट। तो कहां से आए? टोटल आवर कैसे आएंगे? मल्टीप्लाई कर दोगे बड़ी आसानी से, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बने? 80। तो 160 इंटू 0.5 है एक, 276 इंटू 0.25 है दूसरा, तीसरा 68 इंटू 0.75। ठीक है जी। तो ये तीन हमारे वर्कर्स हैं, तीनों के स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 80, 69, 51, टाइम सेव्ड 32, 15, 21। लीजिए जी, ये टाइम सेव्ड निकालने में किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। अब तीनों में चूंकि आवर्स सेव निकाले हैं तो तीनों का रेट ले आओ। इसका रेट है 100 इंटू 3/5 और तीसरे का रेट कितना है? 70 रे, 70 इंटू 3/5। लीजिए जी, रेट आवर्स आपके पास है, रेट हमने डिटरमिन कर लिया, इंसेंटिव की वैल्यू 1536, 900, 882। लीजिए जी, हमसे इंसेंटिव भी कहा गया था, हमने वर्किंग मंथ इंसेंटिव यहाँ पे फीड किया 1536, 900 एंड 882, और यहाँ से हम टोटल अर्निंग लेके सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। टोटल आप कर सकते हैं। आई हैव ट्रस्ट इन यू। यहाँ पे कोई मसला कोई जी, कोई चीज समझ नहीं आई, मुझसे पूछना चाहते हैं पूछिए। वाई हाउ कोई क्वेश्चन तो पूछिए। वेज प्लान हमें क्वेश्चन में गिवन था, इंसेंटिव प्लान हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें सिर्फ स्किल आनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के वेज प्लान को आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक कैलकुलेशंस देख पाए। जी कोई सवाल? Using the information given above, calculate the total wages earned by each employee. हर एम्प्लॉय की टोटल वेजेस हमने निकालनी। और पार्ट बी, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ पेरोल ऑफ LMN फॉर द मंथ ऑफ February 2014। समरी है, बेसिक सैलरी क्या थी, अलाउंसेस क्या थे, ग्रॉस कितना बना, इसमें से डिडक्शन लोन की कितनी हुई, इनकम टैक्स की कितनी हुई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की कितनी हुई, और एज अ रिजल्ट नेट पेबल कितना बन रहा है। ये हमें
सैलरी का काम कहाँ पे सीखा हुआ अकाउंटिंग में आपने पहले, इंट्रो में या R1 में? ये टैक्स में सीखा हुआ है। अकाउंटिंग एंट्री सैलरीज की वो कहाँ सीखी? सीखी नहीं आप? एक्सपेंस की हद तक पड़ी थी। क्या एंट्री पड़ी थी आपने एक्सपेंस की हद तक सैलरी की? सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा जी, इसका मतलब ज्यादा सिखाना पड़ेगा यहाँ पे, मैं तो सोचा था सब कुछ आता होगा आपको। अच्छा जी, हमने इस फिर ये डाटा को समझो जरा। सैलरी एक्सपेंस की हद तक देखें तो जनाब 4,20,000 बेसिक और 1,47,000 अलाउंसेस मिला के सैलरी एक्सपेंस तुम्हारा 567 है, ठीक है जी। लेकिन हमने 5,67,000 एम्प्लॉइज को सारे का सारा पे नहीं करना। इसमें से स्टाफ ऑलरेडी हमसे कुछ लोन ले बैठे हैं 13,000। जब लोन लिया होगा हमने क्या एंट्री डाली होगी? डेबिट लोन क्रेडिट बैंक। स्टाफ ने कहा था जी मेरे लोन काट लेना, लोन हमारे पास डेबिट खड़ा हुआ ना, तो भाई ये 13,000 में उसको कैश नहीं पे करूंगा, उसका लोन क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह टैक्स, मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि सैलरी जो बनेगी ना उसमें से 15,500 टैक्स काटने, तो इसका मतलब ये 13,000 भी मैंने वर्कर को पे नहीं करना, ये 15,500 भी मैंने वर्कर को नहीं पे करना, ये मैंने क्रेडिट कर देना लोन अकाउंट को ताकि लोन अकाउंट खत्म हो जाए, ये मैंने क्रेडिट कर देना है टैक्स पेबल को। ये सैलरी पेबल नहीं है, ये टैक्स पेबल है टू गवर्नमेंट। तो आपने टैक्स में शायद पढ़ लिया होगा, टैक्स जो आप काटते हो ये कुछ दिनों बाद आपने विद इन सर्टेन टाइम आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो ये मैंने पेबल खड़ा कर लिया। ये मेरा प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, ये हम हर एम्प्लॉय की सैलरी से काटते जाते हैं और कुछ कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। नॉर्मल असूल होता है कि जितना एम्प्लॉय की सैलरी से काटा कंपनी भी उतना ही डालती है और ये पैसे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे कर दिए जाते हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि भाई इस सैलरी में से 35,000 वो भी कटना है, ये भी हमने एम्प्लॉइज को पे नहीं करना। तो हमसे कहा कि हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री इसकी अगर बनाने चले तो डेबिट होना है हमारा एक्सपेंस, क्रेडिट होना है हमारा लोन, क्रेडिट होना है टैक्स पेबल, क्रेडिट होना है पीएफ पेबल। ये पेबल है लेकिन कब पे होना है? रिटायरमेंट पे, हम इकट्ठा करते जाएंगे रिटायरमेंट पे करेंगे। और क्रेडिट होना है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल क्या लो, या बैंक लो, अगर पे कर रहे हो तो बैंक हो जाएगा, अदरवाइज सैलरी पेबल है। तो ये हमारी सैलरी की एंट्री है। हमसे कहा भी यहाँ पे यही जा रहा है, पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ। तो यहां तक की जो एंट्री है वो मैंने आपसे डिस्कस की, नीचे पॉइंट्स में बाद में पढ़ता हूं, मैं आपके सामने ये डिस्प्ले भी ले आता हूं, मैं बोर्ड पे लिखने की बजाय। ये जो एंट्री मैंने आपसे डिस्कस की, डेबिट सैलरीज, डेबिट अलाउंसेस, ये खर्चा हमारा हो गया, ये हमारा एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, और ये अलाउंसेस एक्सपेंस है हमारा। क्रेडिट स्टाफ का लोन हो गया ताकि खत्म हो जाए, क्रेडिट स्टाफ टैक्स पेबल हो गया, ये हमने गवर्नमेंट को पे करना है, क्रेडिट ट्रस्टी प्रोविडेंट फंड पेबल हो गया, ये हमने एम्प्लॉइज को पे करना है रिटायरमेंट पे, और ये सैलरीज पेबल या बैंक जो भी एंट्री आपने डालनी है हो जाएगी। तो ये जनाब हमारी जो सैलरीज की डिटेल थी उसकी एंट्री मैंने आपसे शेयर की। एनी इशू विद दिस एंट्री, रिकॉर्डिंग वेजेस या पेरोल? अच्छा, इसके बाद ये कुछ नीचे भी दो जुमले उसने लिखे हुए हैं। कंपनीज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग। कंपनी को एम्प्लॉय से रिलेटेड ये भी पेमेंट करनी पड़ती है। क्या पेमेंट है जी? कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विच इज इक्वल टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि भाई ये तो एम्प्लॉय से काटा, इसके अलावा कंपनी को भी खुद पे करना पड़ेगा 35,000 ही, एंड 5% ऑफ बेसिक सैलरी, ये है जी इसका 5% वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है। ये भी एक कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हेड पे देना पड़े, ये भी गवर्नमेंट का एक तरह का टैक्स होता है कि आप एम्प्लॉइज को जितना पैसा दे रहे हो उसका X% आपने गवर्नमेंट को पे करना है। नॉर्मली क्लेम गवर्नमेंट का यही होता है कि ये पैसा भी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा, आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए इस्तेमाल होगा, और बेनिफिट गवर्नमेंट जैसे देती भी है। जैसे हमारे पास हमारी कंपनीज बिजनेसेस जो पे करते हैं गवर्नमेंट को डिफरेंट मद में इस तरह के जो पैसे, उससे जैसे एक जो फंक्शन चलता है दैट इज सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स हैं और उसमें मजीद भी फैसिलिटीज हैं जो लो लेवल एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही होती है सपोजिटली इस फंड्स के अगेंस्ट। तो ये 3%, 2%, 1% कुछ टैक्सेस एम्प्लॉइज सैलरी से के एडिशनल के ऊपर गवर्नमेंट लेती रहती है। तो यहाँ पे उसने कहा ये दो भी खर्चे आपने पे करने हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, ये दोनों खर्चे हैं
और पेएबल टू गवर्नमेंट है। इनकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो पहला खर्चा है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉविडेंट फंड, दिस इज एक्सपेंस, 35,000 डेबिट हो गया और ये पेएबल उसी पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 35,000 उस अकाउंट को गए थे एम्प्लॉइज की सैलरी से कट के, 35,000 उस अकाउंट में चले गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से। तो टोटल उस अकाउंट में एम्प्लॉय को पेएबल हो गया इस महीने की मद में 70,000। 35,000 ये क्रेडिट हो गया, 35,000 ये गया। ये 35,000 पेएबल रिकॉर्ड हुआ उधर एम्प्लॉय की सैलरी से, ये 35,000 पेएबल रिकॉर्ड हुआ वहां पे कंपनी की जेब से। तो अब महीने के एंड पे उस अकाउंट में 70,000 खड़ा हो गया है पेएबल कि एम्प्लॉइज को इस महीने की मद में हमने 70,000 पे करना है, लेकिन पे कब करना है? रिटायरमेंट में। इसकी बाकी कहानी जो डिटेल और भी कुछ होती है वो आप कहीं आगे किसी सब्जेक्ट में पढ़ लोगे, बट फिलहाल दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये कंट्रीब्यूशन जो है जो गवर्नमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, गवर्नमेंट को हमने पे करना है। ठीक है, 4,20,000 का 5%। ये जनाब 3 अकाउंटिंग एंट्रीज यहां से बनती हैं जो कि आपने रिकॉर्ड की। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं उसके डिस्कशन की वजह मैंने बता दी कि आई फील के दैट नीड्स टू बी अमेंडेड बिफोर डिस्कशन, तभी उसकी डिस्कशन बेहतर अंदाज में हो पाएगी। तो पहले उसकी अमेंडमेंट्स जरा कीजिए मेरे साथ जरा। पहली अमेंडमेंट है कि यहाँ पे 2.6 की जगह 4 कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में 2.6 आवर्स की जगह 4 कर लें। और यहाँ पे एक वर्ड, ये जो दूसरा पैरा आ रहा है ना, ये लास्ट पैरा समझिए, बल्कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड टाइम। इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम कर लीजिए। मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगा अभी, फिलहाल आप करेक्शन ये मार्क कर लीजिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम कर लीजिए। 2 मैंने चेंजेस आपसे करवाई हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम को 2.6 की जगह 4 करवाया और एक यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम की जगह स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम करवाया। ये 2 चेंजेस अगर हो गई हैं तो आई बिलीव कि यही 2 चेंजेस, इसके अलावा शायद मैंने कोई चेंज इसमें प्रपोज नहीं की। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं और फिर इसके जवाब की तरफ चलेंगे। रिक्वायरमेंट से सवाल पढ़ा जाएगा। Assuming there is no beginning or ending inventory of product A, calculate the amount of reward payable to the worker as announced by ZL। पार्ट ए के रेफरेंस से पहले सवाल पढ़ते हैं, दैट इज क्रिटिकल पार्ट। पार्ट बी रिलेटिवली सिंपल है। रिवॉर्ड पेएबल टू वर्कर एज अनाउंस्ड बाय ZL। पढ़ते हैं जी सवाल। ये किस रिवॉर्ड की बात हो रही है और क्या अनाउंसमेंट किया ZL ने? Z Limited, ZL manufactures various products. Following information relating to product A has been extracted from ZL's business plan for the year ending 30th June 2014। साल जो खत्म होने वाला है, प्लान हमेशा फ्यूचर का होता है, ठीक है। साल जो खत्म होने वाला है उसके प्लान में से ये डाटा निकाला है हमने। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 12 kg 2 रुपए पर kg के हिसाब से। एवरेज लेबर रेट पर वर्कर 56 रुपीज पर डे। एवरेज वर्किंग आवर्स इन अ डे 8, तो यहां से रेट निकाल सकते हो ₹7 पर आवर, ऐसा ही है। 56 पर डे है और दिन में 8 घंटे है, तो 56 बाय 8 7 पर आवर। ये रेट भी हम यहां से आसानी से ले सकते हैं। एवरेज लेबर एफिशिएंसी 65%। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 4। वेरिएबल ओवरहेड्स ₹10 पर लेबर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड 2% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एनुअल प्रोडक्शन 25,000। ये जी हमारे पास डाटा आ गया। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जो कि 65% पे खड़ी है,
एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि हमने देखा था एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो उससे कन्वर्जन कॉस्ट ही कम होती है। लेबर कॉस्ट तो अक्सर बढ़ जाती है एफिशिएंसी बढ़ाने से, क्योंकि हम इंसेंटिव दे देते हैं कोई ना कोई, तो कन्वर्जन कॉस्ट लेकिन कम हो पाती है। तो उसने कहा जी बड़ी एफिशिएंसी बढ़ानी है और काम है कन्वर्जन कॉस्ट को कम करना। लेबर कॉस्ट शायद बढ़े लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट टोटल लेबर प्लस ओवरहेड कम होनी चाहिए। द मैनेजमेंट हैज सॉट सजेशन फ्रॉम द वर्कर से मांगी है सजेशन। इट हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड equal to 3 months savings in labor cost to the worker whose suggestion would be accepted। सारे वर्कर सजेशन दें कि भी हम किस तरह कन्वर्जन कॉस्ट को कम कर सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ा के, और उस सजेशन के नतीजे में लेबर कॉस्ट में जो सेविंग आएगी, लेबर कॉस्ट में सेविंग है, बात सही कन्वर्जन कॉस्ट में कमी की, लेकिन वो सेविंग की बात कर रहा है लेबर कॉस्ट में। इसका मतलब लेबर कॉस्ट में भी सेविंग आएगी सजेशन से। लेबर कॉस्ट में जो सेविंग आएगी 1 साल की, उसको 3/12 करके 3 मंथ सेविंग के बराबर आपने रिवॉर्ड देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको निकालने को जो कहा जा रहा है रिवॉर्ड कितना देना है, तो रिवॉर्ड हमारा दिया जाएगा कि भाई इस सजेशन के नतीजे में सालाना लेबर कॉस्ट में सेविंग क्या आ रही है उसका 3/12 ये हमें वर्कआउट करना होगा। वेल आगे चलते हैं। In response to the management's offer, one of the workers has suggested to use electric cutter in the manufacturing process. The proposal is expected to reduce standard productive time. ये standard productive time की term को मैं भी elaborate करता हूँ। It is expected to reduce standard productive time for making each unit of product by 20%. It would also improve labor efficiency from 65 to 80%। एक तो प्रोडक्टिव टाइम कम हो जाएगा मशीनरी के इस्तेमाल से, और दूसरा जब लेबर की वर्किंग में से आप शायद आरी से कटिंग निकालने, कटिंग वाला काम खत्म करोगे, एक तो आरी से काटने में टाइम ज्यादा लग रहा था, कटर आएगा टाइम कम हो गया, दूसरा आरी से काट काट के लेबर थक भी जाती थी, अब वो थकन भी तो नहीं ना आई, उसकी वजह से ओवरऑल बाकी रिमेनिंग टाइम में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, तो उसने कहा एक तो कटिंग टाइम कम होना है, दूसरा एफिशिएंसी भी बढ़ जानी है 65 से 80% पे। कटर कैन बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 एंड इज एस्टिमेटेड टू हैव एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 1 ईयर। 1 साल चलना है कटर। अब दोबारा काम पढ़िए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पेबल टू वर्कर एज अनाउंस बाय दैट। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया अनाउंस क्या किया है कि भाई इस प्रपोजल के नतीजे में हमें जो साल की सेविंग होगी 3/12 3 मंथ्स के बराबर पे करेंगे आपको हम, क्योंकि मैं डाटा साल का दिया गया ना, प्रोडक्शन साल की दी गई है। हम 25,000 यूनिट्स बनाते हैं, 25,000 यूनिट्स के लिए अभी हमारी लेबर कॉस्ट क्या है, अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट कर लें फिर हमारी लेबर कॉस्ट क्या होगी, तो दोनों का डिफरेंस लोगे सेविंग आ जाएगा। सेविंग एनुअल लेबर कॉस्ट में सेविंग का 3/12 ये हमारा रिवॉर्ड है। तो अब इसका कुछ करना है। कुछ करने से पहले मैं दो ये प्रोडक्टिव टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और एफिशिएंसी के टर्म को मजीद एलैबोरेट करते हैं। एफिशिएंसी को देखने का अंदाज बता दूं मैं आपको। हमने एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी की देख ली 2 तरीके से। एक तरीका उसमें था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आवर्स डिवाइड विद एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड विद एक्चुअल टाइम, एक फॉर्मूला ये था ना। वहां से हमने से निकाली 65 एफिशिएंसी क्या बता रही है कि भाई आपको एक यूनिट्स को बनाने के लिए दिए गए थे 65 आवर्स, आपने लगा दिए 100 आवर्स, यही है ना कहानी। यहीं से 65% निकल लिया ना। इसको देखने का एक अंदाज ये देखो कि भाई 65 घंटे काम करके एक चीज बन जानी थी, लेकिन वर्कर ने 100 घंटे लगाए, यही इसको देखने का अंदाज। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्कर ने 100 घंटे लगा दिए जो 65 घंटे में काम होना था, इसका मतलब काम उसने 65 घंटे किया है, 35 घंटे उसने जाया किया। दिस इज प्रोडक्टिव आवर। समझने का अंदाज देखो कि भाई 65% अगर उसकी एफिशिएंसी है, इसका मतलब उसने टोटल टाइम का सिर्फ 65% ही काम किया, 35%
को चाय ब्रेक, को स्मोकिंग ब्रेक, को नमाज ब्रेक, ब्रेकों में गुजर गया हमारे, को गपशप ब्रेक। काम 65 घंटे का था, लगा दिए 100 घंटे। 65% का मतलब आपके सामने है। और 65% के मतलब को मैं एक और अंदाज से बता रहा हूं कि भाई 65% का मतलब है जो टाइम लगाया उसका 65% सिर्फ काम हुआ है, 65% प्रोडक्टिव टाइम, बाकी नॉन प्रोडक्टिव टाइम। टाइम तो बाकी भी लगा है, बट हम कहते हैं जी वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगा है, क्योंकि टाइम 100 लग गया, 65 में काम हो जाता है, तो हम समझेंगे हमारे हिसाब किताब से 65 नॉन प्रोडक्टिव टाइम गया है, 35 नॉन प्रोडक्टिव गया है, 65 प्रोडक्टिव है। तो मैं प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव का फर्क आपको समझा दिया। अब इसके रेफरेंस से अगर मैं यहां से पूछूं आपको कि एक यूनिट बनाने में वर्कर ने, स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 4 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम हमारा 4 घंटे है और एफिशिएंसी 65% है, वर्कर एफिशिएंसी 65% है। इसका मतलब प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ यहां पे? अच्छा, यहां पे स्टैंडर्ड टाइम का मतलब मुझे एक करेक्शन और भी यहां पे करनी चाहिए। इसको ना यहाँ पे ये प्रोडक्टिव का वर्ड यहाँ पे भी एक डाल लें बेटा, इधर भी अगर हम प्रोडक्टिव का वर्ड डाल लें, मुझे लगता है करेक्शन इसकी जगह हम ये करते हैं, मैं इसकी जगह ये करेक्शन यहाँ पे मार्क करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्टिव का वर्ड डालता हूँ। उधर से मैंने उसको 2.6 से रहने दिया, इधर मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 2.6, ठीक है। अच्छा जी, मेरा अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम 2.6 है और एफिशिएंसी मेरी 65% है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितना लगाऊंगा मैं? अगर मेरी स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम 2.6 है और मेरी एफिशिएंसी 65% है, भाई इसी इक्वेशन में ले जाओ ना कि स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे मेरा 2.6 है, ये मेरा x है इंटू 100, मुझे कहा गया 65 है तो परसेंट है, तो व्हाट इज x? x इज 2.5 over 0.6, इट इज 4। एक्चुअल टाइम जो मुझे फिलहाल एक यूनिट बनाने में लग रहा है वो 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल टाइम फिलहाल जो मुझे लग रहा है एक यूनिट बनाने में वो 4 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, हमें वर्कआउट क्या करने हैं? अब मैं आंसर की तरफ आ जाऊं, ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब मैं आंसर की तरफ लेके आता हूं। हमें आंसर कैसे बनाना है? हमारा आंसर बनेगा, दो कॉस्ट को हमने कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे देखना है मेरी करंट एनुअल लेबर कॉस्ट फॉर 25,000 यूनिट्स क्या है। मुझे देखना है मेरी रिवाइज्ड एनुअल लेबर कॉस्ट फॉर 25,000 यूनिट्स क्या है, और इन दो वैल्यूज को कंपेयर करके मुझे एनुअल सेविंग इन लेबर कॉस्ट निकालनी है। और फिर मुझे रिवॉर्ड पेबल वर्कआउट करना है। रिवॉर्ड पेबल मेरा होगा, अगर ये सेविंग मेरा वैल्यू ए है तो दैट विल बी ए इंटू 3/12। ये जी मेरी सवाल की ओवरऑल रिक्वायरमेंट। मुझे देखना है कि मैं करंटली 25,000 यूनिट जो बना रहा हूं उनकी मुझे लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही है,
और अगर मैं लेबर वर्कर की प्रपोजल के बाद 25,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी सालाना लेबर कॉस्ट क्या होगी? अच्छा जी, करंटली मुझे लेबर कॉस्ट क्या पड़ी है वो मैं यहां से असेस करता हूं। करंटली मेरा वर्कर 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम ले रहा है? 4 घंटे। हमने अभी कैलकुलेट किया, मैं यहां पर दोबारा करता हूं। करंटली मेरा वर्कर स्टैंडर्ड 2.6 प्रोडक्टिव आवर के अगेंस्ट 65% एफिशिएंसी से काम करते हुए वो तो 4 घंटे लगा देगा ना, क्योंकि 2.6 आवर्स तो काम करना है और वो 100 में से 65 घंटे काम करता है, 35 घंटे जाया करता है। मुझसे वो 100 घंटे की तनख्वाह लेके काम 35 घंटे करता है, 65 घंटे करता है, तो इसका मतलब 2.6 घंटे काम करने के लिए वो मुझसे 4 घंटे की तनख्वाह ले लेगा। हम कॉस्ट ले रहे हैं तो कॉस्ट तो मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझसे कितने पैसे लेगा? मुझसे वो 4 घंटे के पैसे लेगा। तो मैं इसको यहां पे अगर मैं ये दोबारा करूं 2.6 ओवर 0.65, ये जिन्हें मेरे पास पर यूनिट टाइम आ गया। मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं? 25,000। ये 25,000 यूनिट का टाइम आ गया, क्योंकि मैं सैलरी पर आवर दे रहा हूं तो ये 25,000 यूनिट्स का टाइम आ गया, आवर्स आ गए, और यहां से मल्टीप्लाई कर दो रेट पर आवर से, ₹7 लाख। मेरी करंट पॉलिसी के तहत लेबर कॉस्ट 7 लाख है। करंट पॉलिसी के तहत मेरी लेबर कॉस्ट 7 लाख है। अब मैं अपनी प्रपोजल के बाद, वर्कर की प्रपोजल के बाद मेरी सैलरी कॉस्ट कहां पर जाएगी? वर्कर की प्रपोजल के बाद यूनिट्स तो मुझे 25,000 ही बनाने हैं और सैलरी भी 7 रुपए पर आवर ही रहनी है। मुझे सिर्फ यहां पे देखना है मेरी जो रेट यहां पे पहले 4 घंटे लग रहे थे वो अब कितने लगेंगे, मेरे आवर्स पर यूनिट कहां चले जाएंगे, मेरे आवर पर यूनिट कहां जाएंगे। अब उसके लिए मुझे वर्किंग बनानी है। मुझे बताया गया है कि अभी मेरा 1 यूनिट बनाने का प्रोडक्टिव टाइम कितना है? करंट प्रोडक्टिव टाइम कितना है? 2.6। मुझे बताया गया है अगर मैं वर्कर की प्रपोजल इंप्लीमेंट करूंगा तो प्रोडक्टिव टाइम में कितनी कमी आएगी? प्रोडक्टिव टाइम में, स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम में 20% की कमी आ जाएगी। इसका मतलब अगर प्रपोजल को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो मेरा रिवाइज्ड प्रोडक्टिव टाइम जो हो जाएगा 2.6 का 80%, कितना जी? 2.08 हो जाएगा। मेरा प्रोडक्टिव टाइम 2.08 हो जाएगा। और इसके साथ ही मुझे बताया गया है कि मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ के 65 से 80 पे चले जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल टाइम जो वर्कर लेगा वो क्या होगा? अब 2.08 डिवाइड विद 0.8 कितना बना? 3.25 आवर्स। पहले लग रहे थे 4 घंटे वर्कर के, जिनमें से 2.6 आवर वो काम करता था। मुझे कहा गया भाई प्रोडक्टिव टाइम में अब आ जाएगी कमी 20% की। ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम था पहले 2.6, प्रोडक्टिव टाइम में आएगी 20% कमी, प्रोडक्टिव टाइम मेरा आ जाएगा 2.08 पे। फिर मुझे कहा गया है मेरी एफिशिएंसी भी 80% पे चली जाएगी 65 से। तो ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, और अगर एफिशिएंसी 80% है इसका मतलब टोटल टाइम का 80% है। अगर ये टोटल का 80 है तो 100 कितना है? यही है ना साहब था हमारा। तो इसका मतलब आइंदा मेरा जो टाइम अब लगेगा यूनिट बनाने में वर्कर का वो 2.6 आवर्स होगा। पहले लगता था 4 आवर्स,
अब लगेगा 2.6। पहले था लेबर का टाइम, पहले था टोटल टाइम और प्रोडक्टिव टाइम का हिसाब था कुछ ऐसे। टोटल टाइम था करंट एंड रिवाइज की बात करो, पहले था करंट 4, इसका 65% 2.6, ये पहली कहानी है। नई कहानी बांधी है 2.6, इसका 80% 2.08। ये वर्कर को मैं पे क्या करता हूं, वर्कर उसमें काम क्या करता है अपनी एफिशिएंसी की बेसिस पे। पहले मैं वर्कर को 4 घंटे की तनख्वाह देता था, 65% के हिसाब से 2.6 काम होता था, 1 यूनिट बन जाता था। अब मैं वर्कर को नए सिनेरियो में 2.6 आवर्स की पे करूंगा, नए सिनेरियो के हिसाब से वर्कर 2.08 उसमें से काम कर लेगा तो यूनिट बन जाएगा। तो जनाब 2.6, मुझे 2.6 आवर्स की तनख्वाह देनी है 1 यूनिट बनाने के लिए, 4,55,000। तो सेविंग निकाल लो यहां से, कितनी आई? 2,45,000। 2,45,000 सेविंग है, इंटू 3/12 कर दो। जी भाई 3/12 करो, 61,200 रुपया। ये है रिवॉर्ड, दिस इज रिवॉर्ड जो वर्कर को हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वर्कर की प्रपोजल की वजह से जो हमें सालाना सेविंग होगी, उस सेविंग का 3 महीने का हिस्सा 3/12, 3 मंथ्स के बराबर सेविंग हम पे कर देंगे। हमने पूरे साल की सेविंग बना ली और 3 मंथ की उसको पे कर दी। तो मैंने इस क्वेश्चन में बेसिकली एक चेंज की, इसका मतलब है 2 चेंज की, बल्कि एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिव का वर्ड डाल दिया और एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिव का वर्ड डाल दिया। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन में क्लैरिटी बढ़ाने के लिए वर्ड यहाँ पे ऐड किया। और इसके बाद हम देखें तो जॉब की प्रेजेंटेशन फर्क है, लेकिन हमारा आंसर वही है जो उसने निकाला हुआ है। पार्ट बी आपकी होम असाइनमेंट रहेगी, इसका पार्ट बी एक रिलेटिवली सिंपल पार्ट है, वो होम असाइनमेंट है। हम अब मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला जी वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे, रिजल्ट कब है? मंडे को, ट्यूसडे को? मंडे को। तो इंशाअल्लाह ताला मंडे को आपका रिजल्ट है। अल्लाह ताला जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हुए हैं, फिजिकल में, ऑनलाइन में, जहाँ जहाँ बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं रिजल्ट के लिए। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और वेडनेसडे को इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे और फिर हम वेडनेसडे का दिन शायद डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 5 and 7, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।